In this video, we will be doing the question answers of chapter 3 of class 7th English book and the name of the chapter is Gopal and the Hilsa Fish। आज हम करेंगे 7th क्लास की हनीकॉम बुक का 3rd चैप्टर जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इसके हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस किया था तथा हमने वर्किंग विथ लैंग्वेज का सेकंड क्वेश्चन किया था। आज हम वर्किंग विथ लैंग्वेज का फर्स्ट क्वेश्चन और जो बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। वर्किंग विथ लैंग्वेज पेज नंबर 42-43। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस हाउ इन ए कॉमिक बुक देयर आर नो स्पीच मार्क्स व्हेन कैरेक्टर्स टॉक, इंस्टेड व्हाट दे से इज पुट इन ए स्पीच बबल। However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it into reported speech। हमें यह ध्यान देना है कि किस प्रकार से चित्रकथा की पुस्तक में बोलने के कोई चिन्ह नहीं होते हैं जब पात्र बोलते हैं। इसके बजाय जो वे कहते हैं उनके शब्दों को भाषण बुलबुले में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम कुछ दोहराते हैं या बताने की इच्छा करते हैं तो जो उन्होंने कहा है हमें उसे रिपोर्टेड स्पीच में व्यक्त करना पड़ेगा। Change the following sentences in the story to reported speech. The first one has been done for you। कहानी के जो ये वाक्य हमें दिए हुए हैं उन्हें हमें रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। एक हमें करके दिया हुआ है। तो पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने से पहले हमें इस टॉपिक के बारे में जो नियम और है उसे जानना पड़ेगा। नरेशन। नरेशन वर्ड बना है नरेट से। अब नरेट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ को आगे बताना। नरेट ए स्टोरी यानी कहानी के रूप में बताना। और इस टॉपिक को हम किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता या स्पीकर ने अपनी जो बात कही उस बात को जैसा उसने कहा था हमने उसकी कही गई बात को एज इट इज़ यानी बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंज के, उसमें कोई भी हमने चेंज नहीं किया और जैसा उस वक्ता ने, जैसा उस स्पीकर ने कहा था हमने उसको पूरा का पूरा इन्वर्टेड कोमास के अंदर मेंशन कर दिया। तब वो सेंटेंस बनता है किसका? डायरेक्ट स्पीच का। और इसके ठीक ऑपोजिट होगा कौन सा? इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या होता है? ये होता है जब स्पीकर द्वारा, वक्ता के द्वारा बोला गया कोई भी स्टेटमेंट है और कोई भी सेंटेंस है, जब हमने उसके अंदर खुद के अकॉर्डिंग बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, उस सेंटेंस को हमने जो वक्ता ने कहा था हमने उसे अपनी सहूलियत के, खुद के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब हमने उस वाक्य को दोहराया, एक्सप्रेस किया, तब वो वाक्य कहलाएगा किसका? इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच को हम शॉर्ट में डीएस बोलेंगे। When the words or the statements given by the speaker is mentioned without making any change, then the sentence is called a direct speech sentence। डायरेक्ट मतलब कौन सा? जैसा था वैसा कि वैसा हमने उसको बता दिया, यानी जो स्पीकर ने कहा था उस सेंटेंस को हमने वैसा का वैसा बोल दिया बिना कोई इसमें परिवर्तन किए, कोमास के अंदर उसका वाक्य लिख करके। इनडायरेक्ट स्पीच को हम शॉर्ट में आईडीएस बोलेंगे। When the sentence or statements given by the speaker is expressed according to our convenience, then the sentence is called an indirect speech sentence। और जब हमने उस सेंटेंस के अंदर खुद के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर दिए तब वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। अब हम डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन सेड टू सोहन रोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको जब चेंज करेंगे तो इस सेंटेंस में हम क्या क्या बदलाव करेंगे वो देखेंगे। तो हमने ये सेंटेंस इस प्रकार लिखा है, मोहन टोल्ड सोहन दैट रोहन वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब क्या क्या बदलाव हुए हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय वो हम देखेंगे। पहला तो यह जो सैड टू मिला उसे हमने टोल्ड में बदल दिया और दूसरा चेंज जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा लगे हैं उनको हमने हटाकर एक कंजक्शन, एक कनेक्टर दैट लगा दिया। और थर्ड चेंज जो हमने किया, ऊपर जो इज सिंगिंग दे रखा था उसको हमने वॉज सिंगिंग कर दिया। अभी ये चेंजेस क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे।
अब हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम सेड टू श्याम महेश इज स्टडिंग इंग्लिश। जिसके द्वारा पूरा वाक्य कहा जा रहा है उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। और उसके बाद में हमें रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है जो कि सेड टू दे रखी है। इसे हम शॉर्ट में आर भी कहेंगे। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेंटेंस हमें मिलता है उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस कौन सा है? महेश इज स्टडिंग इंग्लिश। रिपोर्टेड स्पीच को हम शॉर्ट में आर एस कहेंगे। और डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या क्या चेंज करना है वो हम देखेंगे। सब्जेक्ट वही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है और इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट कंजक्शन के रूप में लगाया जाता है। जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस था उसे आगे वाले सेंटेंस से अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। और थर्ड चेंज हम टेंस में करते हैं, यानी जो टेंस दिया हुआ है हम रूल के अकॉर्डिंग उस टेंस में चेंज करते हैं। अब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो बेसिक रूल्स है उसको हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस आर वी प्लस टू प्लस ओ प्लस इन्वर्टेड कोमा आर एस इन्वर्टेड कोमा और कोमा। तो यहाँ पर अस का मतलब है सब्जेक्ट और आर वी यानी रिपोर्टिंग वर्ब और प्लस टू प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट, फिर जो आर एस दे रखा है उसका अर्थ है रिपोर्टेड स्पीच। यानी ऑब्जेक्ट होगा तभी टू होगा, नहीं तो टू नहीं आएगा। यानी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है तभी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में टू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है, जो भी से की फॉर्म दी हुई है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी फॉर्म दी हुई है वो अपने फॉर्म के हिसाब से टेल वाली फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यानी अगर से दे रखा होगा तो उसको हम टेल में चेंज करेंगे जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बदलेंगे तो। और सेड दे रखा है तो उसको टोल्ड में, सेइंग है तो टेलिंग में, सेज है तो टेल्स में। ये टेल की फॉर्म में तभी चेंज होगी जब ऑब्जेक्ट दिया होगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं हो, उसी को लेकर हमारा रूल नंबर सेकंड है। तो इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मोहन सैड रोहन इज स्टडिंग इंग्लिश। और जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है ऑब्जेक्ट नॉट मैंशनड, यानी अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, तब हमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। तो अब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बनाएंगे, मोहन सैड दैट। सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है इसलिए हमने सैड को वैसे ही रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं किया है। और इन्वर्टेड कोमास को हटाकर कंजक्शन के रूप में दैट का यूज़ किया है। और जो इज स्टडिंग दिया हुआ है उसे टेंस के अकॉर्डिंग वॉज स्टडिंग में चेंज किया है। रूल नंबर 3 है, अगर हमें डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दे रखी हो तो उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। उसे हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। राम सेज टू श्याम रमेश इज वॉचिंग टीवी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार बनेगा, राम टेल्स श्याम दैट रमेश इज वॉचिंग टीवी। यहाँ पर सेज आया है इसलिए हमने उसे टेल्स में बदला है क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है। और जो कोमाज है उसे हटाकर दैट लगाया है कंजक्शन के रूप में। और फिर ये जो रमेश इज वॉचिंग टीवी, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेंटेंस दिया हुआ है ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसमें कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में रमेश की स्पेलिंग गलत है तो वो आप खुद ही ठीक कर लेना। रूल नंबर 3 का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सीता विल से टू गीता रीता इज स्टडिंग इंग्लिश।
तो इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार बनाएंगे, सीता विल टेल गीता दैट रीता इज स्टडिंग इंग्लिश। इसमें भी हम टेंस के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हमें प्रेजेंट टेंस में, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, और से की जगह हम टेल करेंगे। से की जगह टेल इसलिए किया है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब नीचे रूल नंबर 3 को हमें इस प्रकार समझाया गया है, आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, और फ्यूचर टेंस दे रखा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दे रखी है तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज। और अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मिल जाए तो क्या होगा, यही है इस टॉपिक का सबसे मेजर पार्ट, इफ़ आरवी इज़ इन द पास्ट। अब हम देखेंगे कि यदि हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई है तो उसमें हमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार चेंज करना है। इसका रूल नंबर फर्स्ट है, आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में दे रखी है और डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है वो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। इसका एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू सोहन रोहन गोज़ टू स्कूल। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार बनेगा, मोहन टोल्ड सोहन दैट रोहन वेंट टू स्कूल। या गोज़ जो कि है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर गोज़ की जगह वेंट किया है, जो कि सिंपल पास्ट टेंस के अनुसार चेंज हुआ है। रूल नंबर सेकंड है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में दे रखी है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मिलती है तो इसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जगह पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। रूल नंबर थर्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में दे रखी है और जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की जो वर्ब आई हुई है, जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी जगह हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। रूल नंबर हमारा फोर्थ है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दे रखी है तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं वो इस प्रकार है, दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, और टुमारो को द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। इन्हें हमें मगअप नहीं करना है, यानी रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। यदि हमें नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे दे रखा हो तो उसे हम द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, ईयर और संडे में चेंज करेंगे। और यदि हमें लास्ट वीक, मंथ, ईयर, संडे दे रखा हो तो उसे हम द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर, संडे आदि में चेंज करेंगे। नीचे यहाँ लिखा हुआ है, नो रिवर्स एक्शन पॉसिबल, यानी हमें दिस दे रखा है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय दैट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें दैट दे रखा है तो उसे हम दिस में चेंज नहीं करेंगे। चेंज इन प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी थर्ड पर्सन में ही आते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, थर्ड पर्सन में नो चेंज यानी कोई चेंज नहीं करना है। रूल नंबर फिफ्थ है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में दी हुई है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसका आइडियस बनाते समय उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। रूल नंबर 6 हमारा है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दिया हुआ है और जब हम इसका आइडियस बनाएंगे तब हम इसमें पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 7 है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में दे रखी हो तो आईडीएस बनाते समय नो चेंज, यानी टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। और रूल नंबर 8 हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दे रखा है तो इसका आईडीएस बनाते समय भी हम नो चेंज, यानी कि टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस जो है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी जो भी सेंटेंस है उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। और दूसरे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं वो है WH वर्ड से शुरू होने वाले, उसके बाद में प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट और बचा हुआ होगा फिर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है DS यानी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, और जब हम उसका IDS यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा, वो वापस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, उसे हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। अब हम WH वर्ड का एग्जाम्पल देखेंगे। He said to her, why are you disturbing me? इसका हम इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाएंगे He asked her why she was disturbing him। अब हमने इसमें क्या क्या चेंज किए हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें हमने आईडीएस बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज किया है, यहाँ सब्जेक्ट कुछ पूछ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर आस्क्ड लगाया है। और सेकंड हमने कनेक्टिव सेम यानी कि कोमास को हटा के WH वर्ड का ही यूज़ किया यानी वाई लगाया है। थर्ड है हमने आईडीएस में सिंपल सेंटेंस से यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो भी आगे दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आगे लाना है फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और आगे जो भी है वो आएगा। यहाँ जो यू आया है यानी ये सेकंड पर्सन है जो कि चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हर आया है तो हम सी लगाएंगे। यहाँ आर डिस्टर्बिंग आया है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया है। यहाँ पर जो मी है वो सब्जेक्ट के अनुसार यानी मी बोलने वाला है यानी फर्स्ट पर्सन है, या ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम आएगा। हमारा फोर्थ स्टेप था चेंज इन प्रोनाउन, तो हमने इसमें प्रोनाउन में चेंज किया है। और फिफ्थ है चेंज इन टेंस, और टेंस में भी हमने चेंज किया है। और सिक्स्थ हमारा स्टेप था रिमूव इंट्रोगेटिव साइन, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो हमें यहाँ पर हटाना है। अब हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेज के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज वे सभी सेंटेंसेज जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल, रिक्वेस्ट। ऑर्डर यानी आदेश, एडवाइस यानी सलाह, सजेशन यानी सुझाव, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, रिक्वेस्ट यानी निवेदन। इसका आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे पता चलेगा, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेज है, तो इसमें सबसे पहले हमें तो V1 मिलेगी। जो इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, अगर V1 से शुरू नहीं हुए तो वो शुरू होंगे डू या डोंट से, और या फिर प्लीज़ से या फिर काइंडली से, और इनसे शुरू नहीं हुए तो ये शुरू होंगे लेट अस या फिर लेट्स से। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। She said to him, bring me a glass of water। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार बनेगा She ordered him to bring her a glass of water। अब हमने इसमें क्या क्या बदलाव किए हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने IDS में RV में चेंज किया है। RV किस प्रकार चेंज होगी, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि वो ऑर्डर दे रहा है इसलिए हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड किया है। और सेकंड चेंज हमने क्या किया है, जब भी हमें रिपोर्टेड स्पीच में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव टू लगाएंगे, यानी हमेशा कनेक्टिव टू का ही यूज़ होगा, टू के बाद V1 आएगी। चेंज इन टेंस, क्या हमने टेंस में चेंज किया है, नहीं। चेंज इन प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन में चेंज हुआ है, हाँ प्रोनाउन में चेंज हुआ है। आई होप आपको रिपोर्टेड स्पीच के सारे रूल्स समझ में आ गए हैं। तो अब हम अपना करते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा।
एक औरत एक आदमी से पूछती है कि तुमने हिल्सा के लिए कितने पैसे दिए। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है क्योंकि जैसा उस औरत ने बोला वैसा का वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इसका आंसर हमें यहाँ पर दिया हुआ है। द वुमन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। उस औरत ने आदमी से पूछा कि उसने उस हिल्सा मछली के लिए कितने पैसे दिए। हमारा दूसरा सेंटेंस है वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। गोपाल की पत्नी गोपाल से पूछती है कि तुमने आधे चेहरे पर ही क्यों सेव की है। और यहाँ पर हमें ये इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें इसे कंप्लीट करना है। नीचे दिया हुआ है गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम, यानी गोपाल की वाइफ ने उससे पूछा। तो इसका आंसर है गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम वाई हिज फेस वॉज हाफ शेवन। गोपाल की वाइफ ने उससे पूछा कि उसका चेहरा आधा सेव किया हुआ क्यों था। हमारा थर्ड सेंटेंस है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। महाराज मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ। इसका आंसर है गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। गोपाल ने राजा से कहा था कि वह चुनौती स्वीकार करता है। फोर्थ सेंटेंस है आई वॉन्ट टू सी द किंग। मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। इसका आंसर है गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वांटेड टू सी द किंग। गोपाल ने गार्ड से कहा कि वह राजा से मिलना चाहता था। फिफ्थ सेंटेंस है ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। उस आदमी को तुरंत मेरे पास लेकर आओ। इसका आंसर है द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस। राजा ने गार्ड को ऑर्डर किया कि उस आदमी को तुरंत उसके सामने लाया जाए। फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लेडर विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। हमें जो यहाँ सीढ़ी दी हुई है नीचे दिए गए सहायता बिंदुओं की सहायता से हमें पूर्ण करनी है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस है मदर विल बी वेरी क्रॉस इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल। माँ बहुत नाराज़ हो जाएगी अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो। क्रॉस यानी गुस्सा होना या फिर नाराज़ होना। और ये जो रिक्त स्थान में हम जो वर्ड भर रहे हैं उन्हें आप इस जो सीढ़ी दी हुई है उसमें भी साथ साथ में भरते रहना। हमारा सेकंड सेंटेंस है एज सून एज ही कॉट साइट ऑफ द टीचर मोहन स्टार्टेड राइटिंग। जैसे ही मोहन ने टीचर को देखा मोहन ने लिखना शुरू कर दिया। साइट यानी होता है देखना या फिर दृष्टि डालना। थर्ड सेंटेंस है हाउ डू यू लाइक माई टाइनी किचन गार्डन बिग इनफ फॉर यू इज़ इट। आपको मेरा छोटा किचन गार्डन कैसा लगा। आपके लिए काफ़ी बड़ा है क्या यह है। टाइनी यानी छोटा। फोर्थ सेंटेंस है माई यंगेस्ट सिस्टर इज़ नाउ ए ईयर ओल्ड। मेरी सबसे छोटी बहन अब 1 साल की हो गई है। फिफ्थ सेंटेंस है स्टैंडिंग ऑन द रूफ ही सो चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड। छत पर खड़े होकर उसने बच्चों को सड़क पर खेलते हुए देखा। हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है डोंट मेक सच ए फस नथिंग विल हैपन। बात का बतंगड़ मत बनाओ कुछ नहीं होगा। सेवंथ सेंटेंस है डोंट क्रॉस द स्ट्रीट टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन। जब तक ग्रीन लाइट न हो जाए सड़क क्रॉस मत करो। वर्किंग विथ लैंग्वेज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लास वर्क में करना है और इसका फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है।